माय डियर बच्चों, टॉपिक है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन? एक तो यार मेरा ना पता नहीं फोकस सा हिल गया हुआ है पूरी तरह से। ओके बेटा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों की रिमूवल जो है उसको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन बोला जाता है। बेटा दिस इज एक्चुअली एलिमिनेशन। क्या है ये? एलिमिनेशन है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मान लो मेरे पास CH3 CH2 Br है बेटे। अब मैंने इसमें लगाया एक स्पेसिफिक रिएजेंट एल्कोहलिक KOH। बेटा जो एल्कोहलिक KOH होता है वो एलिमिनेशन कर देता है। अगर मैं इस H को ऐसे शो करता हूं, ठीक है, तो एल्कोहलिक KOH जो है एक तो इस बॉन्ड को तोड़ेगा, दूसरा इस बॉन्ड को तोड़ेगा, ये दो बॉन्ड टूट जाएंगे और हमारे पास बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। साथ में बाहर निकला KBr और साथ में बाहर आया वाटर। सो आपने देखा हाइड्रोजन भी निकला और हैलोजन भी निकला, इसलिए इसको बोला जाता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है। अब देखो बेटे, ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन अल्कोहलिक KOH या किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होती है। जैसे बेटा इसकी जगह हम लोग यूज कर सकते थे इथॉक्साइड C2H5O नेगेटिव। ये इथॉक्साइड हो गया। कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है हमें डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए या एलिमिनेशन के लिए। बेटा एलिमिनेशन जो है करने को तो बहुत सिंपल हो गया ना, लेकिन इसके दो मैकेनिज्म है। इन दो मैकेनिज्म को आप थोड़ा ध्यान दें। ठीक, देखो बेटा एलिमिनेशन जो होती है, एलिमिनेशन देखो बेटा इसके पे आपको तीन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा। ठीक, पहला मैकेनिज्म जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका वो होगा इवन एलिमिनेशन। दूसरा मैकेनिज्म जो पढ़ाऊंगा वो होगा E2 एलिमिनेशन। और बेटा जो तीसरा मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे वो होगा E1CB टाइप मैकेनिज्म। ठीक, तो चलिए बारी बारी इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। E1, E2, E1CB किस तरह से देखा जाएगा, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बेटा एक बात बताओ, am I visible and audible clearly ना? Visible clearly ना? Yes sir. Yes Okay. sir. तो बेटा पहले हम बात करेंगे E1 एलिमिनेशन की। E1 एलिमिनेशन बेटे जैसे हम लोगों ने SN1 पढ़ा था वैसे ही E1 है। देखो बेटा एक बात तो मैं और समझा देता हूं यहाँ पर। तो बेसिकली क्या है हमारे पास कि ये हमारे पास अल्फा कार्बन कहलाएगा जिससे हैलोजन जुड़ा है, दैट विल बी कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। और इसका जो नेक्स्ट कार्बन होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज बीटा कार्बन। So there is one alpha carbon, another is beta carbon. ठीक, तो ये दो तरह के कार्बन अल्फा और बीटा कार्बन हो गए। क्योंकि यहां से अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन बाहर निकलता है, इसलिए इस पर्टिकुलर एलिमिनेशन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी बोल देते हैं। This is also called as बीटा एलिमिनेशन। क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकला है इसलिए अपन इसको बीटा एलिमिनेशन का नाम भी दे देते हैं। ठीक है, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट बीटा एलिमिनेशन, इसमें पहला मैकेनिज्म है E1 मैकेनिज्म। देखो बेटा E1 मैकेनिज्म के दो स्टेप्स होते हैं, जैसे SN1 के वैसे E1 के दो मैकेनिज्म, दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जो है E1 का वो है जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन। जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन, कार्बोकटायन की जनरेशन। देखो बेटे मैंने SN1 में भी तुम्हें ये पढ़ाया था कि जिंदगी में कभी भी अगर आपको 1 लिखा हुआ मिले तो सबसे पहली बात आप क्या करते हैं, सबसे पहली चीज दिमाग में क्या जाती है? अगर 1 लिखा हो तो टर्शियरी सबसे पहले दिमाग में जाता है। तो ऑटोमेटिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट टर्शियरी हैलाइड ओवर हियर। तो जब हम टर्शियरी हैलाइड की बात करते हैं तो मेरे पास टर्शियरी हैलाइड हुआ CH3
C, CH3, CH3 और यहां पे Br। एज अ फर्स्ट स्टेप ये टूटेगा और टूट के बनाएगा CH3, C, CH3, CH3 और यहां बनाएगा 1 पॉजिटिव और Br नेगेटिव निकल जाएगा बाहर। दिस जनरेशन ऑफ कार्बोन है, ठीक। दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ यू कैन से बीटा एलिमिनेशन, ठीक, दैट इज इवन एलिमिनेशन। सेकंड स्टेप क्या होता है बेटा? सेकंड स्टेप होता है अटैक ऑफ द बेस, अटैक ऑफ बेस, ठीक। अब बेस का अटैक कैसे होगा थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे पास यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, एक H को मैं ऐसे लिख देता हूं, यहाँ पे CH3 और ये पॉजिटिव। हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि ये अल्फा हाइड्रोजन जो होगा वो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि कार्बोकटाइन जो होते हैं दे आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा। उसकी वजह से क्या होगा कि जो बेस है OH नेगेटिव, क्योंकि H कैसा बन गया बेटे? अभी H पॉजिटिव बन गया। अगर H पॉजिटिव बन गया तो ये OH नेगेटिव उसको निकाल देगा, और निकालेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH2 और यहां बन गया वाटर। समझ में आई बात बेटा? ये 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। जो पहला स्टेप है दैट इज एक्चुअली द स्लो स्टेप, क्योंकि कार्बोकटाइन, देखो बेटा यहाँ चार्ज नहीं था, अभी चार्ज बना है, तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन स्लो होगा, तो दिस इज स्लो स्टेप एंड वी वेरी वेल नो दैट स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। हम ये अच्छे से जानते हैं कि स्लो स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। तो बेटा ये स्टेप जो होगा ये RDS यानी रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। इफ दिस इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप, तो बेटा देखो रेट हम इसी के लिए लिखेंगे, तो रेट लिखेंगे रेट इज इक्वल टू K इंटू RX, where RX is alkyl halide। तो बिकॉज इसका सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? इट ओनली डिपेंड्स अपॉन अल्काइल हैलाइड, ये सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है, और क्योंकि अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखो बेटे, अब ये इवन रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया कि कैसे इवन रिएक्शन होता है, ये पूरा मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया है। पर जैसा कि आप लोग अच्छे जानते हैं, जब भी कार्बोकटाइन बने तो बेटा हमारे पास क्या हो जाता है? जब भी कभी कार्बोकटाइन बनेगा तो हमें ये अच्छे से मालूम है कि रीअरेंजमेंट के चांसेस 100% रहते हैं, ठीक। तो चलिए पहले तो ये देखते हैं कि इसमें सबस्ट्रेट कैसा कैसा हो और किसका रेट कैसा होगा अगर इवन रिएक्शन हो। तो इवन रिएक्शन में सबस्ट्रेट जो है यानी कौन कौन सी चीजें इवन देती है? देखो बेटा सबसे पहली बात तो टर्शियरी हैलाइड्स इवन देंगे, टर्शियरी हैलाइड्स ये इवन रिएक्शन देंगे, जैसे कि आपने लिखा इट्स टर्शियरी हैलाइड। दूसरी बात हमारे पास थी सेकेंडरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड विद ब्रांच्ड बीटा, विद ब्रांच्ड बीटा कार्बन, ब्रांच्ड बीटा कार्बन। सर ये बात समझ नहीं आई तो मैं समझा देता हूं बेटा। देखो कोई ऐसा है CH3C, CH3H, CHBr और यहां CH3। अब देखो हैलाइड ये सेकेंडरी है, हैलाइड ये सेकेंडरी है, पर इसका बीटा कार्बन जो है वो ब्रांच्ड है। सो दिस इज सेकेंडरी हैलाइड विद ब्रांच्ड बीटा कार्बन। क्योंकि बेटा ये अल्फा कार्बन हो गया तो ये भी बीटा और ये भी बीटा, दोनों बीटा है, तो ब्रांच्ड बीटा कार्बन हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास हो गया बेटा जो S दे सकता है, ठीक। दूसरा इसी तरह से ये भी हो सकता है CH3C, CH3, CH3 और यहां पर CHBr, CH3 अगेन here बीटा कार्बन इज अगेन ब्रांच्ड। तो बात बहुत ही सिंपल सी है कि हमारे पास बीटा कार्बन जो होना चाहिए वो ब्रांच्ड होना चाहिए, क्लियर। या फिर जो तीसरा हमारे पास हो सकता है वो है प्राइमरी हैलाइड विद क्वार्टरनरी
बीटा कार्बन, प्राइमरी हैलाइड विद क्वाटरनरी बीटा कार्बन, जिनको हम लोग नियोपेंटाइल कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियोपेंटाइल कंपाउंड्स। जैसे यहां पर देखिएगा CH3C, CH3, CH3, CH2, Br, ये नियोपेंटाइल ब्रोमाइड हो गया। ठीक है जी। तो ये तीन तरह के, या तो टर्शियरी हैलाइड रिएक्शन देंगे या सेकेंडरी हैलाइड रिएक्शन देंगे, और या हमारे पास प्राइमरी विद क्वाटरनरी बीटा कार्बन, टर्शियरी या ब्रांच सेकेंडरी या फिर क्वाटरनरी बीटा कार्बन वाला प्राइमरी। सिर्फ ये तीन है जो इवन रिएक्शन देते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। अब अगर इसमें आपको ईज पूछी जाए कि किसकी एलिमिनेशन की ईज ज्यादा होगी, तो बेटा ईज की जहां तक बात करें, ऑब्वियसली टर्शियरी की ईज ज्यादा होगी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोस्ट रेडिली फॉर्म्ड और टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल बेसिकली। ठीक, टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज रेडिली फॉर्म्ड एंड टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। इस वजह से बेटे हमारे पास ईज ऐसे ही रहेगी। बेसिकली हम इसकी ईज जो है वो देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्म, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्म। अगर कभी भी हमसे ये पूछ लिया जाए कि मेरे दोस्तों इसमें बीटा एलिमिनेशन का रेट बता दो, किसका ज्यादा किसका कम, तो वेरी वेरी सिंपल बात कर लेना बेटा। क्या करना है? वेरी वेरी सिंपल बात ये करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देख लेना है। जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है बेटे, उसके हिसाब से हम रिएक्शन कर लेंगे, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट बता देंगे, उसके हिसाब से हम ईज लगा देंगे। तो फटाफट से जहां पे आपका हेलोजन हो वहां से हेलोजन हटाना, और उसके बाद क्या देखना? उसके बाद देखना कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उनके अगले कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। ठीक, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज सीन बाय द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड करती है अगले कार्बन पे कितने हमारे पास क्या है, बीटा हाइड्रोजन है। ठीक, तो देखो मेरे बच्चों, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो क्लियर है, आपको क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इवन रिएक्शन। ठीक है जी। और पहला हमारे को दे दिया गया CH3C, CH3, CH3, यहां पे भी आया, ये पहला दे दिया गया। दूसरा हमारे पास दे दिया गया CH3C, CH3H, Br, ये दूसरा दे दिया गया। तीसरा हमारे को दे दिया गया CH3, CH2, Br। ठीक है बच्चे, और चौथा दे दिया गया CH3, CH2, ठीक, CH3, Br। अब ऑब्वियस सी बात थी, this being tertiary, this being secondary, and this is primary, and this is methyl, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन किसका होगा? टर्शियरी का। तो ऑटोमेटिकली द ईज इज लाइक दिस। ये तो बहुत ही सौखा था जी, है ना? पर अब थोड़ा सा और कर लेते हैं। मान लो मेरे को कुछ ऐसा दे दिया CH3C, CH3H, CHBr, CH3, ठीक है जी। और दूसरा दे दिया CH3C, CH3H, CHBr, यहां पे CH, CH3, CH3, ये अगला हो गया। उससे अगला हमारे पास हो गया CH3, CH2, CHBr, और यहां पर CH2CH या CH3 बोल लो। अब अगर आप ध्यान देंगे तो आप ये पाएंगे ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, तीनों सेकेंडरी है, यानी डिग्रीज इन तीनों की सेम है।
अगर तीनों सेकेंडरी है, तीनों की डिग्री सेम है, तो हम इसके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखना होता है। उस केस में हमने ब्रोमीन को यहां से हटाया, यहां पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, यहां से ब्रोमीन हटाया, यहां पॉजिटिव चार्ज लगाया, यहां से ब्रोमीन हटाया, यहां पॉजिटिव चार्ज लगाया। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हमने यहां पे गिनने हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। क्या गिनने हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। अब ये अल्फा कहलाएंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ 3, कितने हुए? 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। कितने हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहां पे देखिए 1 और 2, तो यहां सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। अगर यहां चले जाए 2 और 3, कितने हो गए? 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए बेटे। तो बेटा इस हिसाब से देखा जाए तो इसका ऑर्डर आएगा 3 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 2, ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। तो ऐसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है बेटा। रीअरेंजमेंट के बाद नहीं देखा जाता, हमेशा रीअरेंजमेंट से पहले बस जहां हेलोजन लगा उसको निकालो, कार्बोकेटाइन बनाओ और उसके ऊपर देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। पर एक बात ये भी ध्यान में रखनी है बेटा कि अगर कार्बोकेटाइन में रिजोनेंस हुई या फिर मान लो कोई विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा कार्बोकेटाइन को क्या बनाता है? अनस्टेबल। और रिलीजिंग ग्रुप हमेशा क्या बनाता है? स्टेबल। इन सब चीजों का ध्यान में रखना है। ठीक, यानी बेसिकली यहां पे ईज जो है दैट इज सीन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्म। तो मेरे बच्चों फटाफट से बोलो कि क्या आपको मेरी कही हुई बात सबस्ट्रेट के बारे में समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ओके, कुछ एक बच्चों ने जिनको थोड़ी सी है कि चलो पता कर लें, उन्होंने यस लिख दिया है, और जिन्होंने सारी जिंदगी नहीं पूछा वो आगे भी नहीं पूछेंगे। ठीक, तो ये क्लियर हो गया मेरे अकॉर्डिंगली कि सबस्ट्रेट कैसा हो और उसमें ईज कैसे देखनी है एलिमिनेशन। अब जहां तक सबस्ट्रेट के बाद अगली बात क्या होती है? रिएजेंट। इसमें बेटा है ही बेस, तो रिएजेंट का कोई खास मायने यहां पे नहीं रखता है। अगर हम इसमें मीडियम की बात करें, मीडियम पोलर ही है, अल्कोहलिक, उसमें भी खास मायने नहीं लगता है। टेम्परेचर शुड बी हाई, टेम्परेचर हाई होना जरूरी होता है, क्योंकि एलिमिनेशन में आप देखते हो कि 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक। ठीक, और उसकी जगह पे एक पाई बनता है, 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। 2 सिग्मा बॉन्ड टूटे और एक पाई बना। बेटा सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं मेरे बच्चों। ठीक, अगर टूटेंगे सिग्मा बॉन्ड तो ज्यादा एनर्जी देंगे, और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, तो बनेगा जो बॉन्ड वो वीक होगा, और जो टूटेगा बॉन्ड बेटा वो स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए ऑब्वियसली इस रिएक्शन का अगर हम डेल्टा एच लेके चलते हैं वो पॉजिटिव रहेगा, यानी दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और आप ये अच्छे से जानते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस are always spontaneous at high temperatures, so the need of temperature is quite high over here. Conditions must be basic, तो basic condition होती है high temperature होता है बेटा। क्लियर? एलिमिनेशन में बेसिक कंडीशंस हाई टेम्परेचर होता है बेटे। अगर लो टेम्परेचर हो तो सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, अगर हाई टेम्परेचर हो तो एलिमिनेशन हो जाती है। ठीक, देखो ध्यान से, अब एक रिएक्शन करके देखते हैं इसके ऊपर। हमने इसका सबस्ट्रेट पढ़ लिया, हमें पता है रिएजेंट में कोई खास बात है नहीं, बेसिक रिएजेंट चाहिए, बेस चाहिए हमारे को, दैट इज अल्कोहलिक KOH, इथॉक्साइड, इस तरह के बेस चाहिए। ठीक, और सॉल्वेंट पोलर ही चाहिए, वो पोलर है ही है। ठीक, और टेम्परेचर हाई चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन चाहिए, ये क्लियर है, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे एक रिएक्शन इसके ऊपर बेस्ड टू एक्सप्लेन द प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करेंगे, तो बेटा ये मिटा दूं मैं? यस सर। अब देखो भैया इसमें प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, हाउ डू वी फॉर्म प्रोडक्ट ओवर हियर, कैसे हम इसमें एलिमिनेशन में प्रोडक्ट बनाएंगे।
थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बेटा बिल्कुल प्यार से समझ में आ जाएगा। देखो बच्चे, मान लो प्रोडक्ट के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमसे बोला गया 2-chloro-3-methyl butane। क्या बोला? 2-chloro-3-methyl butane is reacted with alcoholic KOH। बेटे एक एक्वस KOH था, बट यहां एक्वस KOH नहीं है, यहां एल्कोहलिक KOH है। यहां क्या है? एल्कोहलिक KOH है, एक्वस KOH नहीं है। ठीक, तो देखो बेटा, हम जब बोलते हैं यहां पर 2-chloro-3-methyl butane, ठीक, तो कैसे देखते हैं 2-chloro-3-methyl butane को? देखो बच्चे, यहां पे ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है, ठीक। 2-chloro का मतलब है ये सेकंड नंबर पे क्लोरीन, 3-methyl ब्यूटेन। अब ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, देखिए ये सेकेंडरी है और ब्रास्ट बीटा कार्बन है, और अगर मैंने इसमें एल्कोहलिक KOH लगाया, एल्कोहलिक KOH पहचान है बेटा एलिमिनेशन की, तो यहां डेफिनेटली इवन होगा। इवन होगा तो पहला काम होगा कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन। तो आप इस Cl को निकाल दीजिएगा, हमारे पास आएगा CH3 CH1 पॉजिटिव C CH3 H CH3, ये आ जाएगा बेटा। सो दिस इज द कार्बोकेटाइन फॉर्म। हमें पता है जब भी कार्बोकेटाइन बनता है तो हमेशा रीअरेंजमेंट होती है अगर पॉसिबल हो। अब देखो बेटा, अगर मैं इस H को यहां ले जाऊं तो क्या होगा? सेकेंडरी से टर्शरी कैटायन बन जाएगा। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ रीअरेंजमेंट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज हाइड्राइड शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट। तो CH3 CH2 C CH3 CH3 1 पॉजिटिव, ये बन गया। तो यहां पे हुई 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक। ये तो हो गया क्लियर, लेकिन आगे बहुत कुछ है डेयर, ठीक, समझे प्लीज। अब देखो बेटा, हमारे पास बीटा हाइड्रोजन आ गए 2, एक बीटा हाइड्रोजन ये है और एक बीटा हाइड्रोजन ये है। ये भी बीटा है पर ये और ये सेम है, क्योंकि इधर और इधर ये भी 1 ये भी 1, तो ये सेम है, ठीक। तो अपन एक ले लेते हैं, ये वाला। अब अगर मान ले ये वाला H देता है, अगर मान ले ये वाला H जाता है, तो हमारे पास बनेगा CH3 CH2 C, यहां पे डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बच्चे। पर दूसरी बात, अगर यहां से H जाता है, यहां से H जाता है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3 बनेगा। ये दो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है जी। बेटा पहले बोलो, प्रोडक्ट समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ओके, लेकिन अब आगे ध्यान दीजिएगा, इनमें से मेजर कौन है? देखो बेटे, इस डबल बॉन्ड के आसपास देखें तो एक अल्काइल ग्रुप यहां है, एक अल्काइल ग्रुप यहां है, एक अल्काइल ग्रुप यहां है। डबल बॉन्ड का 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, और इधर देखेंगे डबल बॉन्ड का ये पूरा एक अल्काइल ग्रुप, ये दूसरा अल्काइल ग्रुप, इस साइड तो कोई अल्काइल लगा ही नहीं डबल बॉन्ड के। तो यहां 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं और यहां 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो इसको बोलेंगे मोर अल्काइलेटेड, मोर अल्काइलेटेड,
डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप ज्यादा लगा होना, मोर अल्काइलेटेड, और ये होगा लेस अल्काइलेटेड, लेस अल्काइलेटेड। बेटे ये मोर अल्काइलेटेड, ये लेस अल्काइलेटेड। अब बेटा इसमें मेजर कौन सा होगा, मोर अल्काइलेटेड या लेस अल्काइलेटेड? तो बेटा यहां पे मेजर होगा मोर अल्काइलेटेड और माइनर होगा लेस अल्काइलेटेड। और इसको गवर्न करेगा एक रूल जिसको बोलते हैं सेट-ज़ेप्स रूल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सेट-ज़ेप्स रूल, ध्यान से समझना चाहिए। तो बेटा सेट-ज़ेप्स रूल कहता है ड्यूरिंग dehydrohallucination, during dehydrohallucination, just a second बच्चों, during dehydrohallucination, if alkene can be formed by two different ways, always more alkylated alkene is major product, ठीक है बेटा। कहता है ड्यूरिंग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जब भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हो, तो ऐसे केस में हमेशा मोर अल्काइलेटेड एल्कीन ही मेजर होता है और लेसर अल्काइलेटेड एल्कीन माइनर होता है। अब आप में से किसी के दिमाग में आंसर ऐसा क्यों होता है, तो मैं बोलूंगा सेट-ज़ेप के दिमाग में भी ऐसा ही आया होगा ना। ठीक, तो उसने आंसर दिया कि एल्कीन की स्टेबिलिटी भी जो होती है ना, वो भी हाइपर कॉन्जुगेशन पे देखी जाती है। एल्कीन्स की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन पे देखी जाती है, यानी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे देखी जाती है। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए? 3 अल्फा यहाँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। जबकि यहां देखिएगा 2 ये और 3 ये, इधर तो कोई अल्फा ही नहीं। बेटे इस कार्बन से अगले कार्बन को अल्फा बोलेंगे ना, डबल बॉन्डेड से अगले कार्बन को बोलेंगे ना अल्फा। तो यहां पे सिर्फ 2 और 3, देयर आर ओनली 5 अल्फा कार्बन्स। Obviously there are 9 alpha carbons, there are 5 alpha carbons, so this is always more stable, ये हमेशा more stable होगा और ये less stable होगा, और इसीलिए बच्चों ये हमेशा मेजर रहेगा, ये माइनर रहेगा। ठीक है बेटे, तो ये जो सेट-ज़ेप्स रूल है ये पेपर में जरूर पूछा जाएगा। इसको मैं आपको ऐसे बता देता हूं, इसका अंग्रेजी नाम जो है ना वो एक्चुअली सेट-ज़ेप्स रूल है, सेट-ज़ेप्स रूल है, पर वो ऐसा ना किताबों में आता है इसको सेट-ज़ेप भी बोल दिया, तो कोई बात नहीं, सेट-ज़ेप बोले सेट-ज़ेप बोले एक ही बात है। प्रॉपर नाउन के स्पेलिंग भी गलत हुआ करते जब तक कि वो सेम चीज ना बोल रहा हो। तो सेट-ज़ेप्स रूल बोलो, सेट-ज़ेप्स रूल बोलो, ठीक। ड्यूरिंग डिहाइड्रोजनेशन if alkene can be formed by 2 different ways, always more alkylated alkene is the major product। इसलिए बेटा मोर अल्काइलेटेड एल्कीन को सेट-ज़ेप प्रोडक्ट का नाम दिया गया, सेट-ज़ेप्स प्रोडक्ट का नाम दे दिया गया, ठीक। और जो लेसर अल्काइलेटेड एल्कीन था इसको बेटे हमने हॉफमैन प्रोडक्ट का नाम दे दिया, इसको हॉफमैन प्रोडक्ट का नाम दे दिया, उसको सेट-ज़ेप प्रोडक्ट और इसको हॉफमैन प्रोडक्ट बोल दिया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस आ गई सर। ठीक, तो ये इस प्रोडक्ट की ओरिएंटेशन है। तो E1 में प्रोडक्ट कैसे बनना है, क्या होना है, तो चलो फिर एक क्वेश्चन करो अपने आप, ताकि आपको भी समझ में आए। अरे मेरा समझ में आया तो सारी जिंदगी आता रहेगा, आपको भी तो समझ में आना चाहिए। लिखो
नियोपेंटाइल ब्रोमाइड reacted with alcoholic KOH. So neopentyl bromide जो है, it is the primary halide with quaternary beta carbon, a specific condition for E1. इसमें होना ही E1, exclusively E1, ठीक। और पहले कार्बोक्टाइन बना, कार्बोक्टाइन प्राइमरी बना, फिर वहां पे मिथाइल शिफ्ट हुई, मिथाइल शिफ्ट होकर के टर्शियरी कार्बोक्टाइन में चेंज हुआ, फिर आपका या तो बीटा ए या तो बीटा ए, दोनों में से हमने निकाला, ये लेसर अल्काइलेटेड बना तो हॉफमैन प्रोडक्ट बोला, ये मोर अल्काइलेटेड बोला तो सेट्जेफ प्रोडक्ट बोला, और बोला मेजर हमेशा सेट्जेफ होता है, इसलिए सेट्जेफ प्रोडक्ट मेजर और ये माइनर होगा। तो उम्मीद है E1 आप अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि E1 है तो Yes, sir. क्लियर है? ओके, अब देखो बेटा, E1 एलिमिनेशन हमने कर, हमने उसके बारे में समझा, हमने उसको करने की कोशिश की। अब हम डिस्कस करेंगे E2 एलिमिनेशन को। अब हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं E2 एलिमिनेशन। That is elimination of second order. Elimination of second order. देखो बेटा, सेकंड ऑर्डर एलिमिनेशन है, लेकिन इसका स्टेप एक है, ठीक, इसका स्टेप एक है। और वो कैसे है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना, कभी कभी तो समझ में आ ही जाता है। तो हमें पता है जब भी 2 टाइप आएगा तो हम प्राइमरी की मदद लेंगे, ठीक। तो मान लो हमारे पास था CH3 CH2Br, एक प्राइमरी हैलाइड हमने ले मारा। अब बेटे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, CHHCHHBr? क्यों जी, ऐसे लिखने में पेट में दर्द तो नहीं हुई ना? No, sir. ब्रोमीन का माइनस आई इफेक्ट है, तो ब्रोमीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज कार्बन का साथ देने वाला अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे देके स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करता है, पर उसकी वजह से H पॉजिटिव हो जाता है। से अगर आपने यहां पे बेस डाल दिया और बेस डाला है OH नेगेटिव, अब क्या है, क्योंकि ब्रोमीन यहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये कार्बन चीखे मार रहा, बचाओ बचाओ, और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और उसकी वजह से इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, खुद चीख रहा है, मार दिया। पास से गुजरता OH नेगेटिव बोलता है, भाई क्यों इतनी तकलीफ में है, मैं तेरा दुख नहीं देख सकता हूं, तू मेरे साथ दोस्ती कर ले, इसको तोड़ दे। तो ऐसे करके क्या हुआ कि हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन गया। ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब यहां पे OH नेगेटिव था, यहां H था, यहां Br था। सी, इस OH नेगेटिव का H के साथ बॉन्ड बन रहा है, और इसका C के साथ बॉन्ड टूट रहा है, यहां ये वाला बॉन्ड बन रहा है, और Br का बॉन्ड टूट रहा है। तो बेसिकली ये वो कहते हैं ना, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, है ना जी। तो ये वही है कि यहाँ पे OH H से OH नेगेटिव H को पुचकार रहा है, आजा आजा, H यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ब्रोमीन बोले बाहर जाऊंगा, ठीक। उसको गुस्सा चढ़ा हुआ भाई, तो कोई बात नहीं, H ने इलेक्ट्रॉन दिए,
ब्रोमीन को कार्बन ने माना ठुड्डा, चलो जी हमारे पास प्रोडक्ट बन गया CH डबल बॉन्ड CH और बाहर क्या निकला H और OH, क्या निकला बाहर वाटर और साथ में Br नेगेटिव, ठीक ठुड्डे का निशान लेके बाहर। क्लियर हो गया कि नहीं? अब इसमें ये एक इंटरमीडिएट बना है, दिस इज नॉट अ स्टेप, दिस इज एन इंटरमीडिएट। एक दूसरे को सीटियां मार रहे सकते, ठीक OH H को सीटी मारी आजा आजा है, और H ने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए ले 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 ले, Br को तो जाऊंगा जाऊंगा, तो ये जो है ये बीच की बातें हो रही है और एंड में रिजल्ट सीधे ही आया। तो अब इस रिएक्शन में अगर मैं रेट देखता हूं, स्टेप भी एक स्टेप है उसमें आपके पास RH भी है और उसमें OH नेगेटिव भी है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे दोस्तों ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया ना। सो देयरफॉर इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक। फिर एक बहुत मस्त बात बताता हूं बेटा, आपने काइनेटिक्स भूल तो गई होगी अभी तक, सर पहले भी कौन सी आई थी है ना? तो काइनेटिक्स में एक बताई थी मॉलिक्युलैरिटी और दूसरी बताई थी आपको मैंने ऑर्डर। जनरली ये बताया था कि होता तो ऐसा है कि मॉलिक्युलैरिटी बड़ी हो सकती है, ऑर्डर छोटा हो सकता है। मॉलिक्युलैरिटी तो होता है कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड किए, उनके ऊपर रेट डिपेंड करे ना करे वो बात अलग है। ऑर्डर तो सिर्फ वो देखा जाता था जिसके ऊपर रेट डिपेंड करता था, तो जनरली मॉलिक्युलैरिटी बड़ी होती है, ऑर्डर छोटा होता है। काके ये एक ऐसा रिएक्शन है जहां पे ऑर्डर तो सेकंड है लेकिन मॉलिक्युलैरिटी 1 है। इस रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी 1 है, अरे किसने बताना यार, इसकी मॉलिक्युलैरिटी 1 है, ऑर्डर 2 है। रीजन मीन बेटा यहां कोलिजन होती नहीं बेसिकली ना, मॉलिक्युलैरिटी तो कोलिजन है, तो यहां कोलिजन थोड़ी हुई। OH नेगेटिव तो दूर से सीटियां मारी जा रहा है, आजा आजा आजा, और H अपने आप टूट के जा रहा है, कोलिजन वोलिजन नहीं हो रही है, ठीक। इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन लेकिन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन लेकिन सेकंड ऑर्डर। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ जी बोलो, कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? यस सर बोला सर। ओके ओके, तो ये हमारे पास इसका जनरल मैकेनिज्म हो गया रिएक्शन का। अब बात करेंगे सबस्ट्रेट की कि कौन सा सबस्ट्रेट इसमें सूटेबल है। देखो जी, इसमें अगर मैं सबस्ट्रेट की बात करूं तो बेटा मजे की बात बताऊं ना, टर्शियरी सबसे सूटेबल है। इसमें अगर सबस्ट्रेट में ईज देखें, ईज अगेन इज ऑफ टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। सर ये क्या बदतमीजी हुई जी, आपने तो बोला था टर्शियरी जो होता है उसमें E1 होता है, मैं कौन सा मना कर रहा हूं, E1 नहीं होता है, E1 होता है। अगर पूछा जाए तो उसमें E2 भी हो सकता है, और E2 की स्पीड ज्यादा होती है। इसका मतलब चाहे रिएक्शन E1 से जाए चाहे रिएक्शन E2 से जाए, टर्शियरी की स्पीड हमेशा ज्यादा होगी इन एलिमिनेशन। बात ही खत्म। एलिमिनेशन में हमें 1 2 देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। टर्शियरी की हमेशा स्पीड ज्यादा होती है। अब आप मेरे से पूछोगे सर ऐसा क्यों, तो बताना तो मेरे को पड़ेगा ही, तो मैं बता देता हूं। इधर CH3C CH3 CH3 Br ये एक टर्शियरी है, CH3 CH3 Br ये एक सेकेंडरी हैलाइड है, और CH3 CH2 Br ये एक प्राइमरी हैलाइड है। ताकि जहां पे हैलोजन लगा वो अल्फा कार्बन हुआ कि नहीं हुआ, उससे Yes, अगले sir. कार्बन बीटा, ये भी बीटा,
ये भी बीटा। उसके हिसाब से अपने पास हाइड्रोजन कितने हो गए बीटा, 3 3 6 3 9, तो यहाँ पे 9 बीटा हाइड्रोजन हो गए। ठीक, बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे बेटा, इसको अल्फा नहीं बोलेंगे। अल्फा जब बोलते अगर यहां से इसको हटा देते हैं कार्बोनाइन बनता तो ये अल्फा होता। जिस कार्बन पे बेटा हेलोजन लगा वो अल्फा, उससे अगला बीटा होता है। तो बीटा हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे, अगर कार्बोनाइन बना लेते तो इसी को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। समझ में आई, क्योंकि फिर फंक्शनल ग्रुप ये होता और ये उसके अल्फा कार्बन होते। फर्क समझना, फंक्शनल कार्बन से अगला कार्बन अल्फा कहलाता है। जैसे यहां पे मैं एक बार क्लियर कर दूं, क्योंकि ऐसे मुंडी हिलती रहेगी और एक्चुअली समझ में कुछ नहीं आएगा। जैसे मेरे पास एक ये है या फिर मेरे पास एक ये है, फर्क देख लीजिएगा भाई, दोनों चीजें एक जैसी है ना। बट यहां फंक्शनल कार्बन ये है, इसकी वजह से प्रॉपर्टी है, इसलिए ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, उसके अगले वाले बीटा, और यहां फंक्शन ये है, इसकी वजह से प्रॉपर्टी है। तो बेटा ये अल्फा, तो फिर ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा। बोलो कुछ दिमाग में आया समझ में? ओके, तो यहाँ 9 बीटा हो गया, यहाँ पे ये अल्फा हो गया ना, तो यहाँ पे 3 और 3 6 बीटा हाइड्रोजन। यहाँ पे ये अल्फा हो गया तो 3 बीटा हाइड्रोजन। उससे क्या हुआ, ये जो OH नेगेटिव है ना बेटा, इसको ज्यादा बीटा हाइड्रोजन